तो है एक बार फिर से वेलकम है हमारी इस यूट्यूब वीडियो में, जहां हम एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और हम जो हमारा स्टेट पीसीएस के लिए जो स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था उसका इम्पोर्टेंट सेगमेंट आज हम फिर से एक बार कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सीधे एग्जाम में। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से बन सकता है। एक सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, यानी कि मैं बोलूँ तो फैक्ट आपसे पूछ सकता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर कोशिश करूँगा, और उसके बाद मैं आपको फैक्ट के रिलेटेड एक नया वीडियो अपलोड कर दूँगा जिसमें सिर्फ फैक्ट ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। ओके, तो हम जो देखने वाले हैं आज देखने वाले हैं मैदान के बारे में। ठीक है, मैदान यानी कि आखिर ये मैदान बनते कैसे हैं, जो हम समतल जगह देखते हैं हमारी इस पूरी धरती पर। आखिर इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ये मैदान कैसे बना, और इसके कितना प्रकार है, इस सभी चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स आप बने रहो लास्ट तक। चलो इस चीज़ को अब कंफर्म करते हैं, इस मतलब समझने की कोशिश करते हैं एज अ कॉन्सेप्ट बेसिस पर। सबसे पहले देखो, मैदान आखिर मैदान कहते हैं किसको है, तो मैदान एक समतल भूमि को कहते हैं। अब देखो, समतल भूमि का मतलब है कि वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि एक फ्लैट एरिया होना चाहिए जहाँ पर कि आप अस्थायी निवास कर सको, कृषि कर सको, आप अपने पशुओं को रख सको, उसे हम मैदान कहते हैं। ठीक है, तो मैदान से आई होप आपको क्लियर होगा क्या, एक समतल भूमि होना चाहिए। और इस मैदान का निर्माण कैसे होता है, वो नदी से होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये नदी से मैदान का निर्माण का कैसे होना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहो। तो निर्माण देखो, तो नदी और चट्टान दो तरह से हम मैदान की निर्माण करवा सकते हैं, या मतलब होता है प्रकृति के अनुसार, एक नदियों से, एक चट्टानों से। सबसे पहले हम नदी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्या कि नदी से हम किस तरह से मैदान का निर्माण होता है और क्या क्या इसकी कॉन्सेप्ट है। तो देखो, आपको पता है जैसे कि हमारा जो भारत है उसके उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत हैं, जो कि बहुत ऊंची ऊंची चोटियों के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ लगभग से हिमालय पर्वत पर ही मिलते हैं। और आपको पता है कि इतने ऊंचे ऊंचे चोटियाँ होने पर यहाँ पर आपको ग्लेशियर भी बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर बोले तो बर्फ़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो विस्तृत क्षेत्र में फैला हो, यानी कि एक बर्फ़ ही होता है एक तरह से, जो कि बहुत बड़े एरिया में फैला होता है, उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो आपको पता है ग्लेशियर बहुत सारे हैं हमारे हिमालय पर्वत में, और वह ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उससे पानी निकलते हैं। आपको पता है बर्फ़ में क्या है, पानी है, और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे पानी निकलते हैं। और चूँकि हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है तो पानी हमेशा ढलान की ओर आता है, ऊंचे से नीचे की ओर आता है। तो यहाँ से पानी हमेशा रिस रिस कर नीचे की ओर आता है मैदानी क्षेत्र में, समतल वाली भूमि वाले इलाके में। तो इस तरह से नदियों का निर्माण होता है। ठीक है, नदियों का निर्माण किस तरह से हुआ, ग्लेशियर के पिघलने से हुआ। और कुछ जगह पर वर्षा के कारण भी नदियों का निर्माण होता है, वह मुख्य रूप से हमें दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक हिमालय पर्वत की नदियों की बात करें तो उसका निर्माण मुख्य रूप से इन्हीं ग्लेशियर को पिघलने से होता है, या फिर झीलों से होता है। ठीक है, आपको पता है गंगा नदी के जो भी हमारे उद्गम स्रोत हैं उनके भी निर्माण कुछ इसी प्रकार के ग्लेशियर से पिघलने से होता है। तो इतने बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इससे जो पानी निकलते हैं, जो जल निकलते हैं, वह तेज़ी से समतल वाले एरिया में आना चाहते हैं। आप खुद इमेजिन करो कि आप अगर पर्वत पर हो, पर्वत की चोटी पर हो, वहाँ से आप लुढ़कना चालू करोगे तो कितनी तेज़ी में लुढ़कोगे। आप एक इंसान हो के इतना तेज़ी में लुढ़क सकते हो, तो सोचो वो तो जल है, पानी है, वह कितनी तेज़ी में आते हैं। ठीक है, यही कहा गया हिमालय पर्वत के जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं, पिघलने के बाद वो पानी बनते हैं। पानी का विस्तृत भाग क्या होता है, नदी होता है। नदी आता है कहाँ, मैदानों की ओर। तेज पानी पर्वत के पत्थरों को तोड़ता है, इसे अपक्षय कहते हैं, और पानी अपने बहाव के साथ ले जाता है, इसे अपवर्जन कहते हैं। अब इसे मैं समझा देता हूँ। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ग्लेशियर से नदी का निर्माण हुआ है पर्वत के ऊपर चोटी पर, उससे मैदान की ओर आ रहा है। तो पर्वत से जब नदियाँ नीचे आ रही है, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में, तो उसमें बहुत ज़्यादा गति होता है, पानी में बहुत ज़्यादा धार बहुत तेज़ होता है। आपने कई ऐसी मूवी देखी होगी या फिर वीडियो क्लिप भी देखी होगी जहाँ पर आपने देखा होगा कि पानी का तेज़ धार होता है। पानी हम
इतना तेज होता है कि वो अपने साथ अपने मार्ग में आने वाले सभी चीज़ों को अपने साथ बहा ले जाती है या तो फिर उसका कटाव कर देती है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े पत्थर को वहाँ पर तोड़ देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ ले जाते हैं। तो जब नदियाँ बड़े बड़े पत्थरों को अपने जल के माध्यम अपने गति के कारण तोड़ती है तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। और जब वह टूटा हुआ भाग जब नदियों के साथ ही बहने लगता है, पत्थर के जो भाग होते हैं या पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वह नदियों के साथ अपन बहने लगते हैं तो उसे अपवर्दन कहते हैं। ठीक है, और यही दोनों क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय अपवर्दन करती है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि अपक्षय अपवर्धन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा नदियाँ, क्योंकि नदी के तेज बहाव के कारण ही कोई पत्थर टूटता है और इसी टूटने के बाद वह पत्थर नदियों के पानी के साथ ही नीचे की ओर यानी कि मैदानी क्षेत्र में आना प्रारंभ करता है, उसे हम अपवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया अपक्षय अपवर्धन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इससे आगे। तो यहाँ पर देखो कुछ की पॉइंट दिया हुआ है आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह ये पीपीटी, ठीक है, जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना जल्दी आप रिवीजन कर सकते हो। तो देखो यहाँ अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का टूटना। और अपवर्धन क्या होता है? टूटे पत्थर या पत्थरों का नदियों के साथ बहना। ये एक दोनों की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय अपवर्धन करती है। ठीक है, और इसका कारण कौन होता है? नदी। इसका मुख्य कारण कौन होता है? नदी, यानी कि नदी ही इस सबसे ज़्यादा मुख्य इसमें रोल प्ले करता है अपक्षय और अपवर्धन करने में। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखते हैं हम तेज बहाव। नदियाँ जो होती है, नदी तेज बहाव से गति करती है। इतना तेज गति से गति करती है कि वह अब जब अपने समतल वाले इलाके में आते हैं यानी कि उनका ढलान कम हो जाता है। पानियों का ढलान अगर कम मिलेगा तो पानी कम तेज़ी से उतरती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, नदियाँ उसे छोड़ने लगती है यानी कि अपने साथ नहीं ले जा पाती है, तो वह पत्थर उस नदी के किनारे ही रहने लगते हैं। तो उससे क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर देखो इस इमेज में आप देखो, मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से नदियाँ बढ़ रही है यानी कि इसका जो ढाल है, जो उतरने का जो इसका तेज की रफ्तार थी ना, वो अब कम गया है। तो इतने तेज रफ्तार में अब यह नहीं है कि इन पत्थरों को भी नदियाँ अपने साथ बहा कर ले जाए। तो ऐसे में नदियाँ सिर्फ अपने जल को ही ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ढाल के कारण जाता है, तो वह बड़े बड़े पत्थर को क्या करता है? अपने साइड में छोड़ते जाता है और इसे क्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि अपक्षय अपवर्धन और निक्षेपण ये तीनों क्रिया नदियों के द्वारा होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में। ठीक है, अपक्षय अपवर्धन और निक्षेपण ये तीनों क्रिया किसके कारण होता है? नदियों के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आखिर क्या है। नेक्स्ट हमारा देखो, हाँ, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जो नदियाँ बड़े पत्थर को छोड़ता है किनारे पर उसे निक्षेपण कहते हैं। और ठीक है, और इस तरह से निक्षेपण से ना एक एक क्या बोले आपको, एक तरह से प्रदेश का निर्माण होता है जिसे हम भावर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, भावर प्रदेश का निर्माण होता है। बड़े बड़े पत्थर जहाँ पर नदियाँ छोड़ती है उसे भावर प्रदेश कहा जाता है। ये भावर प्रदेश अगर उसकी आकार देखें तो हम शंकुआधारी संरचना की होती है। इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे ना, मैं आपको एक और वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो। देखो पहले क्या हुआ, नदी का निर्माण हुआ ग्लेशियर से। ठीक है, नदी जब पर्वत से उतरा तो वो अपने साथ चट्टानों को तोड़ा। तोड़ने की क्रिया क्या कहलाई? अपक्षय कहलाई। और जब वह टूट के अपने साथ ले जाने लगी तो उसे अपवर्धन कहे। और जब उसकी ढाल कम हो गई, जब कम हुआ, तेजी से उतरने लगी, तो वह उस पत्थर को क्या किया? निक्षेपित करने लगे यानी कि छोड़ने लगा। ठीक है, और उस तरह से जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर निक्षेपित हुआ वह क्षेत्र क्या कहलाया? भावर प्रदेश कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट इससे कुछ जरूर इम्पोर्टेंट देख लीजिए। ये हिमालय और शिवालिक के मध्य पाया जाता है, यानी कि देखो यहाँ पे हिमालय पर्वत है और शिवालिक ये पर्वत है। आप सभी को पता है कि हिमालय माउंटेन रेंज कितना ज़्यादा ऊंचा है, जबकि शिवालिक भी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है लेकिन उससे बहुत ही कम कम ऊंचाई पर स्थित है। तो शिवालिक जो है हिमालय की गिरिपद यानी कि सबसे दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ से जब नदियाँ कोई उतरेगी तो इसका यहाँ पर ढाल तेज होगा, लेकिन जब शिवालिक से उतरेगी तो शिवालिक में यहाँ पर ढाल इसका कम होगा। तो यहीं पर ये चीज़ क्या गई है, हिमालय और शिवालिक के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ यहाँ पर जो है नदियाँ आके क्या करती है, अपने बड़े बड़े जो पत्थर होती है
उसे छोड़ने लगती है, इसीलिए वहाँ पर भावर प्रदेश का निर्माण होता है। तो आपसे यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भावर प्रदेश किन के मध्य पाया जाता है, तो वह हो जाएगा आंसर आपका हिमालय और शिवालिक के मध्य। और यहाँ पे कंकरीला क्षेत्र होता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर को यहाँ पे निक्षेपित करते हैं नदियाँ, तो यहाँ पर कंकरीला क्षेत्र पाना यही जायज़ है। और इसी कंकरीला क्षेत्र से आप ये सोच सकते हो कि जब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो यहाँ पर कृषि करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, तो यहाँ पर कृषि भी नहीं होती। और जब कृषि नहीं होती है तो यहाँ पर कोई वासी निवास नहीं कर सकता, कोई किसी भी प्रकार की पशुपालन की क्रिया नहीं होती है। यानी कि भावर प्रदेश बिल्कुल एक सुनसान सी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर बिल्कुल कोई भी क्रिया नहीं किया जा सकता, मानवीय क्रिया। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें कि कंकरीला क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। मतलब बड़े बड़े जब कण इस तरह से आपको रहेंगे तो यहाँ पर जब पानी आएगा तो वो पानी नीचे चल जाएंगे, इस पत्थर से नीचे की ओर गति करते हैं, मतलब पत्थर के नीचे समाहित हो जाती है नदियाँ। ठीक है। अब इससे रिलेटेड आगे जितने भी वीडियो होंगे मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले आप चैनल पर एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त में ज़रूर शेयर कर देना। कमेंट में किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो तो कमेंट में